गायत्री महामंत्र के साथ में आइए आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से संरक्षण की प्रार्थना करते हुए आइए प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अभी हमारा पंचकोशीय साधना में जो जूनियर बैच की कक्षा है उसमें मनोमय कोश, तो मनोमय कोश में जाने से पहले सबसे पहले हमें मन किस प्रकार से कार्य करता है, मन के पीछे की साइंस क्या है, हमारे विचार किस प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं, हमारा प्राण किस तरीके से शक्ति ही हमारे विचार संकल्प और भाव के रूप में ये प्राण शक्ति के विविध स्वरूप है। तो इसके लिए आज की जो कक्षा रखी गई है ये नर्वस सिस्टम से परिचय की कक्षा है कि नर्वस सिस्टम में जो हमारा प्राण है उसका फ्लो कैसे होता है और किस प्रकार से हम उसको बेहतर कर सकते हैं। तो उसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों स्तर का परिचय के लिए आज डॉक्टर शिवांगी जी हमारे बीच में है बेंगलोर से। तो उनसे निवेदन है कृपया वो जो है आज की कक्षा को प्रारंभ करें। हम सभी लोग आज उनके द्वारा नर्वस सिस्टम के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विषय को जानने के लिए हम लोग प्रस्तुत हैं। जी दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद भैया। बाबूजी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। आज जैसा कि भैया ने बताया, हम अपने शरीर के एक बहुत ही मुख्य सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि अपने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये एक कंटिन्यूएशन भी है हमारी पिछली कक्षा का, जब हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा था, यानी कि अपने मनुष्य शरीर की बनावट और वो कैसे काम करती है इस बारे में पढ़ा था, या उस पर चर्चा की थी हमने। अब आज जो है हम अपने नर्वस सिस्टम पे ज्यादा ध्यान देंगे। चलिए, तो आज की चर्चा का हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर जो है वो लाखों करोड़ों सेल से बना है, यानी लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना है। उसी तरीके से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी एक बहुत ही स्पेशल तरीके की कोशिकाओं से बना है, जिसका नाम हम देते हैं न्यूरॉन। ठीक है, अब अगर हम इस चित्र में देखें तो न्यूरॉन कुछ ऐसा दिखता है, जिसके हम दो भाग के देख सकते हैं। एक ये जो हिस्सा है जो कि थोड़ा गोलाकार है, और दूसरा हिस्सा जो है एक बहुत ही लंबा सा, एक जैसे कि एक पोल हो। तो इन दोनों का क्या काम है? ये वाला जो हिस्सा है, ये गोलाकार हिस्सा जिसको हम सेल बॉडी का भी नाम देते हैं, इस हिस्से में हमारे ये जो हिस्सा है ये हमारे न्यूरॉन का सबसे मुख्य हिस्सा है, क्योंकि इसी हिस्से में हम जो ये न्यूक्लियस है जिसमें कि हमारा डीएनए होता है वो है, इसीलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। वही अगर हम देखें यहाँ, ये जो लंबा सा हिस्सा है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ये इतना लंबा हो सकता है एक न्यूरॉन का कि करीब करीब 1 मीटर की लंबाई तक पहुंच सकता है। अब आप पूछेंगे कि ये इतना लंबा क्यों है? ये इतना लंबा इसलिए है क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स जो है उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती है वो बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जाती है, और ये बहुत ही तेजी से जाती है, जिसे हम सभी जानते हैं। तो इसीलिए जितना ही लंबा ये सेल होगा उतनी दूरी तक ज्यादा से ज्यादा तेजी से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बात पहुंचाई जा सकती है हमारे शरीर में। ठीक है, तो चलिए, इससे हमने जाना कि हमारा नर्वस सिस्टम बना किस चीज से। अब जिसने भी आज तक ब्रेन के बारे में कुछ भी पढ़ा हो या चर्चा की हो, तो हम सभी ने दो शब्द जरूर सुने होंगे, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ये क्या चीज? अभी अगर हम इस चित्र में देखें तो ये जो साइड साइड का कोने कोने का एरिया है, ये जो है
थोड़ा डार्क और थोड़ा ग्रे कलर का दिखता है, इसे हम बोल देते हैं ग्रे मैटर। और ये जो बीच का हिस्सा है ब्रेन में, वो थोड़ा सफेद तरह का दिखता है और इसे हम नाम देते हैं व्हाइट मैटर। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अब देखिए, ये वाला जो हिस्सा होता है न्यूरॉन का, जो कि उसकी सेल बॉडी होता है, ये ब्रेन के जिस हिस्से में स्थित रहता है वो थोड़ा डार्क लगता है और थोड़ा ग्रेइश कलर का लगता है। तो इस पार्ट के को जो है हम बोल देते हैं ग्रे मैटर। वहीं ये जो हमारा ये एक्सोन वाला हिस्सा है, इसके ऊपर एक तरह से आप कह लीजिए एक परत चढ़ी होती है जो थोड़ी सी चमकीली होती है। और इस वजह से क्या होता है कि जब हम उसे देखते हैं तो हमें ये जो पार्ट है ब्रेन का जहाँ पे ये एक्सोन होता है, वो सफेद दिखता है और हम इसे नाम देते हैं व्हाइट मैटर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नर्वस सिस्टम में थोड़ा आगे और इसके पार्ट्स को देखते हैं। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि एक अगर हम ब्रॉड तरीके से देखें तो हमारे नर्वस सिस्टम को यानी हमारे तंत्रिका तंत्र को दो भाग में बांटा जा सकता है। एक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक, हम सभी इस बात से परिचित हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है? हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, यानी ऐसे जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं जो शरीर के बीचों बीच स्थित है। वही स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नसें हैं, जो गैंग्लियंस हैं, वो जो है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं इसमें थोड़ी और गहराई पे। जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसको अब हम दो और भागों में बांट सकते हैं। एक है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटो मतलब क्या? स्वचालित। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है जो एक स्वचालित रूप से हमारी पूरी बॉडी में सारी चीजों को मेंटेन करता है और हर चीज और अपने जो भी उसका फंक्शन है वो पूरा करता है। ठीक, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अगेन हम दो हिस्से देख सकते हैं। एक है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक हम सभी ने नाम तो सुना ही है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है जो कि हमारे शरीर में हर चीज को बढ़ाता है। जैसे हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाता है, हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, हमारे जो सांस लेने की प्रक्रिया उसको जल्दी जल्दी करेगा। ये सारी चीजें जो है हमारी धड़कन को बढ़ाता है। ये सारा काम जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारा, वो इसका ठीक उल्टा काम करता है। इसका मतलब क्या? वो हमारे जो जितने भी बॉडी के प्रोसेसेस हैं, जो भी काम है हमारा, धड़कन, बीपी, हमारी सांस लेने की प्रक्रिया, सारी चीजें जो है उसको एक नॉर्मल लेवल पे रखता है। ठीक है, तो ज्यादातर जब हम एक आराम से एक जगह बैठे हुए हैं, हम कुछ बहुत ज्यादा किसी टेंशन में नहीं है या कोई हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हावी रहता है, जिसमें वेगस नर्व जो है हमारी मुख्य काम करती है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दूसरे भाग की ओर, जो कि है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें क्या आ जाता है? सोमा का अर्थ होता है शरीर। ठीक है, तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है, ये हमारे शरीर की जो इंद्रियां है उससे रिलेटेड है, या उस जिसमें आ जाता है हमारा सेंसरी नर्वस सिस्टम। जो भी हम सूंघते हैं, खाते हैं, देखते हैं, ये सारी चीजें जो है, ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जो पहुंचाती है, उस नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं सेंसरी नर्वस सिस्टम। ठीक, वहीं हमारी मांसपेशियों में, हमारी हड्डियों में जो नर्व्स जाती है, उसको हम मोटर नर्वस सिस्टम का हिस्सा मानते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अपने हेडक्वार्टर्स की ओर, यानी अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर। तो सबसे पहले हम ब्रेन दिखता कैसा वो देखेंगे। ठीक, तो ऊपर से हम देखें तो हमारी जो ब्रेन है वो ऐसी दिखती है। वहीं हम साइड से देखें तो हमारी ब्रेन ऐसी दिखती है, जिसमें, और ये हमने काफी समय पे देखा भी होगा, बट फिर भी जानना जरूरी है कि हम ये साइड से अपनी ब्रेन को देख रहे हैं। ठीक, अब ये जो है हमारे जो ब्रेन है, हमने पहले हिस्से में, पहले पिक्चर में देखा था कि दो हेमिस्फीयर यानी दो गोलार्ध से बने हैं। उसको अगर हम अलग कर दें और बीच के हिस्से से देखें तो हमें ऐसे कुछ ऐसा हमें अपनी ब्रेन दिखती है।
ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम आगे की स्ट्रक्चर्स की चर्चा करेंगे तो ज्यादातर हम इसी व्यू में बात करेंगे। इसीलिए ये हमने जब दो गोलार्ध को अलग कर दिया है और बीच से देख रहे हैं, तब हमें अपनी ब्रेन ऐसी दिखती है। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब किसी भी चीज पे चर्चा करने के लिए हमें उसको डिवाइड करना पड़ता है ताकि हम उसको अच्छे से समझ सके। तो उसी तरीके से हमारी जो ब्रेन है उसको उसकी बनावट के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। कैसे? एक जो मेजर सबसे बड़ा हिस्सा है वो है हमारा फोर ब्रेन। दूसरा एक छोटा सा हिस्सा जो कि है हमारा मिड ब्रेन, जो यहाँ पे हम नीले रंग में देख सकते हैं। और वही जो निचला हिस्सा है ये पूरा, इसको हम नाम देते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड मतलब पीछे, तो ये हमारे मस्तिष्क के पीछे की ओर स्थित है। ठीक। फोर ब्रेन में हमारे जो स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे कि हमारा सेरिब्रम, ये जो सबसे बड़ा एरिया आप देख सकते हैं, हमारा सेरिब्रम। इसके साथ हमारा जो थैलामस है, हमारा हाइपोथैलामस है, जिसमें हम हाइपोथैलामस जिसमें हम अपने एंडोक्राइन सिस्टम में भी काफी चर्चा कर चुके हैं। तो थैलामस, हाइपोथैलामस ये और सेरिब्रम जो है हमारे फोर ब्रेन का मुख्य हिस्सा है। लिम्बिक सिस्टम भी मुख्यतः हमारे फोर ब्रेन के हिस्से में आता है। उसके बाद अगर हम हाइंड ब्रेन में देखें तो उसके तीन मुख्य भाग हैं। एक है पॉन्स, जो ये हम यहाँ पे हिस्सा देख सकते हैं निकला हुआ। उसके ठीक नीचे है जिसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हिस्सा है। और ये जो पीछे जो गोभी जैसा दिखने वाला हिस्सा है, ये है सेरिबेलम। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। सेरिब्रम हमने देखा कि हमारे जो फोर ब्रेन का हिस्सा है, ये कहीं ना कहीं जब हम आम भाषा में बात करते हैं तो हम सेरिब्रम को ही ब्रेन का नाम देके बात करते हैं, क्योंकि ये लगभग हम 90% से ज्यादा ब्रेन का हिस्सा जो है हमारा सेरिब्रम ही है। और ये जैसा हमने देखा था कि दो गोलार्ध से बना, यानी दो हेमिस्फीयर से बना है। ठीक। अब इसका कार्य क्या है? जितना भी हमारी जो पर्सनालिटी है, सोच है, कोई भी डिसीजन लेना है, हमारी इंटेलिजेंस, सीखने की क्षमता, ये सारी चीजें जो है मुख्यतः ऑलमोस्ट सारे ब्रेन के जो हम फंक्शन जानते हैं हमारे सेरिब्रम द्वारा किए जाते हैं। ठीक। ना अब अगर ये दो गोलार्ध में है तो उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन भी तो होना चाहिए, नहीं तो ये दो अलग अलग हमारे, हमें ऐसा हो जाएगा कि हमारे शरीर में दो ब्रेन्स हैं, बट ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे हम एक हिस्सा देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम जो होता है, ये वह हिस्सा है जहाँ पे जो कि है हमारे दोनों गोलार्धों को एक साथ जोड़े रखता है और उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। और ये बेहद जरूरी है क्योंकि यही हिस्सा जो है ये हमारे पूरे ब्रेन को एक एंटिटी की तरह काम करने के लिए ताकत देता है। ठीक। चलिए अब हम देखते हैं। अब चूंकि हमारा सेरिब्रम इतना बड़ा एरिया है, लगभग सारी हमारी ब्रेन सेरिब्रम है, तो जाहिर सी बात है कि इसके अलग अलग एरियाज के अलग अलग फंक्शंस होंगे। तो इस का फंक्शन यानी उसके काम करने की जो स्पेशलिटी है, उस हिसाब से हमने सेरिब्रम को अलग अलग लोब्स में बांट दिया है। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं जिसपे पहला नंबर लिखा है, ये आगे वाला हिस्सा जो है इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। वही दूसरा, ये जो दूसरे नंबर का ये जो हिस्सा है, इसको हम बोल देते हैं पैराइटल लोब। उसके ठीक ये जो पीछे के हिस्से में जो स्थित है, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। और ये जो नीचे चौथे नंबर का लिखा हुआ भाग है, इसे हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब। ठीक। अब इसके काम क्या है? फ्रंटल लोब जो है ये हमारे जो थिंकिंग है, हमारे डिसीजंस है, हमारा इंटेलिजेंस, इमोशन भी, ये हमारा फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है मेनली। ठीक। उसके बाद अगर हम अपने ऑक्सीपिटल लोब में जाए तो हमारे दृष्टि से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारा ऑक्सीपिटल लोब कंट्रोल करता है। यानी हम जो देखते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी ऑक्सीपिटल लोब में जाती है और वहां से फिर जिस ब्रेन के जिस हिस्से में भेज जानी हो वहां वहां भेज जाती है। ठीक है। अब हम आते हैं टेम्पोरल लोब की ओर। ये टेम्पोरल लोब जो है हम देखेंगे हमारे कान के पीछे स्थित है। तो यानी ये सुनने से रिलेटेड, जितना हम सुनते हैं
वो इंफॉर्मेशन सारी हमारे टेम्पोरल लोब में जाती है। साथ ही साथ हमारी जो बोलने की क्षमता है, हमारी किसी चीज को समझने की, अपने आप को व्यक्त करने की, भाषा से संबंधी जो हमारी जितनी भी चीजें होती हैं, वो सब कुछ हमारा टेम्पोरल लोब कंट्रोल करता है। ठीक, अब आते हैं हम अपने पैराइटल लोब की ओर। पैराइटल लोब क्यों इंपॉर्टेंट है? पैराइटल लोब में दो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो कि एक हम यहाँ पे देख सकते हैं, मोटर कॉर्टेक्स, और दूसरा ये जो है पीछे सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये मोटर कॉर्टेक्स जो है, यही हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमारी पूरे मोटर नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। यानी हम कैसे बैठे हैं, हमारा हाथ चलना है नहीं चलना है, ये सारी जो चीजें हैं, हमारे जितनी मांसपेशियां हैं और जितनी हमारी हड्डियां हैं, उनको जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, मेन कमांड जो है उसका मोटर कॉर्टेक्स से जाता है। ठीक, उसके अलावा सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हिस्सा ऐसा है जहां पे जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, जितनी भी उससे इंफॉर्मेशन आई, वो सारी चीजें जो है हमारी यहाँ पे ही जाके प्रोसेस की जाती है। यानी जो भी हमने सूंघा, या जो भी हमने खाया, जो भी हमने महसूस किया, वो इंफॉर्मेशन जो उसका जो प्रोसेसिंग होता है, वो हमारे सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में होता है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि हमारी फोर ब्रेन का दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थैलेमस है। अगर हम इस चित्र में देखें तो ये जो नीला रंग का हिस्सा है, यही हमारा थैलेमस है। ठीक है, इसका काम क्या है? ये एक तरह से हमारा जो जो हमारा जितनी भी हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड से जो इंफॉर्मेशन आई, उसके और हमारे जो कॉर्टेक्स है, यानी हमारा फोर ब्रेन है, उसके बीच में ये गेट कीपर का काम करता है। क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है हमारे ब्रेन में, वो कहीं भी जाने से पहले थैलेमस डिसाइड करता है ये इंफॉर्मेशन जरूरी है या नहीं है। उसके बाद अगर जरूरी है तो इसको ब्रेन के किस हिस्से में भेजना है, ये सारी चीजें हमारा थैलेमस कंट्रोल करता है, और इसीलिए इसको हमारे ब्रेन का रिले स्टेशन भी बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है, यानी कि हमारे जो अलग अलग सिस्टम्स हैं, वो कैसे एक साथ काम करते हैं, इसके लिए थैलेमस एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर है। ठीक, आगे आगे चल के इसी कक्षा के दौरान हम लोग ब्रेन वेव्स की बात करेंगे। ब्रेन वेव्स को जो कंट्रोल करना और उनको एक लय में लाना, ये काम भी जो है हमारा थैलेमस ही करता है। चलिए, अब हम चलते हैं अपने लिम्बिक सिस्टम की ओर। कि जो हमारा ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम के ठीक ऊपर हमारा लिम्बिक सिस्टम एक टोपी की तरह बैठा हुआ है। ठीक, उसके बाद अगर हम अब हमें ये तो पता चल गया कि ये कहाँ पे है, इसके हिस्से क्या क्या है। लिम्बिक सिस्टम का कनेक्शन जो है ऑलमोस्ट हमारे ब्रेन के हर हिस्से से, लेकिन कुछ ऐसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो कि इसका सारा काम कंट्रोल करते हैं, हम उनके बारे में पहले देख लेते हैं। ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से तो हम सभी परिचित हैं, अभी अभी हमने उस बारे में चर्चा की। ठीक है, वहीं हम नीचे की ओर यहाँ देखिए तो आता है हमारा एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, जो कि है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने जो भी सीखा, जो भी हमारी मेमोरी आई, वो अगले 10 मिनट बाद हमें याद रहेगी या नहीं, ये हमारा हिप्पोकैम्पस डिसाइड करता है। कैसे? हिप्पोकैम्पस जो भी हमने सीखा, उसको अपने ब्रेन में ये डिसाइड करना कि इम्पोर्टेंट है या नहीं ये चीज, क्या हमें इसे लंबे समय तक स्टोर करना है या नहीं, ये जो प्रक्रिया होती है, जो लंबे समय तक किसी भी चीज को हमें याद रखने की प्रक्रिया होती है, वो हमारा हिप्पोकैम्पस करता है। उसके आगे अगर हम देखें, उसके ठीक आगे तो एक छोटा सा एक मटर के दाने जैसा एक और एरिया है, जिसको हम बोलते हैं अमिगडला। अमिगडला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे भावनाओं के लिए, हमारे इमोशंस के लिए।
स्पेशली जो हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, जैसे कि डर, हमें जो गुस्सा आता है, या फिर जो भी अगर हमें एंजाइटी होती है, ऐसे अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग अचानक से, और स्पेशली ये थोड़ा नेगेटिव साइड के इमोशंस जो होते हैं, वो अमिगडाला से मेन मुख्यतः कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक, उसके आगे अगर हम देखें, ये जो एरिया है, ये है जो आगे एक ऐसे निकला हुआ एरिया है, इसको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री बल्ब। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है सूंघना। तो ये ऑल फैक्ट्री बल्ब जो है, ये हमारे जो दोनों नाक है उसके ठीक ऊपर स्थित होता है। ठीक, चलिए अब हमने जाना कि ब्रेन के मुख्य मुख्य पार्ट हमने जान लिए, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे शरीर में ब्रेन ऐसे ही नहीं स्थित है। हमारा जो स्कल है, उसके अंदर जो ब्रेन है एक तरह की लिक्विड में तैर रही है। ये क्यों है? ये इसलिए है ताकि उस लिक्विड की वजह से हमारी ब्रेन हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। उस लिक्विड को हम नाम देते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या फिर सीएसएफ। ठीक, अब ये सीएसएफ जो है, ये हमारे ब्रेन में कहा जाता है। तो अगर हम इस चित्र में देखें, तो ये जो हम गड्ढे जैसा एरिया देख सकते हैं, हमारे कॉर्पस कैलोसम के ठीक नीचे ये जो हम एरिया देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं लैटरल वेंट्रिकल। वेंट्रिकल ब्रेन का वो हिस्सा है जो जहां पे हमारा सीएसएफ बनता है और वहीं पे स्टोर भी होता है, और उसी के थ्रू हम संचार करते हैं सीएसएफ का। तो वो एरिया हो गया वेंट्रिकल। तो ऐसे 3 वेंट्रिकल है हमारे ब्रेन में, और जो सबसे ऊपर और सबसे बड़ा होता है वो है हमारा लैटरल वेंट्रिकल। उसको हम इस चित्र में बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। उसके नीचे अगर हम आए, उसके नीचे तो हमारा जो थैलेमस वाला एरिया है, वहां पे जब हमारे जो दोनों हेमिस्फीयर एक साथ जुड़ते हैं, तो बीच में एक पतला सा एरिया बनता है जिसको हम बोल देते हैं थर्ड वेंट्रिकल। अब ये थर्ड वेंट्रिकल क्यों जरूरी है? थर्ड वेंट्रिकल इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के बेस में हमारा पीनियल ग्लैंड स्थित है। ठीक, अब अगर हम नीचे आए और नीचे आए और अपने सेरेबेलम के पास देखें, तो ये जो हमारा सेरेबेलम हमारे ब्रेन स्टेम से जुड़ रहा है, यानी कि हमारा पॉन्स, मेडुला, इस सब से जुड़ रहा है। वहां पे हम एक तिकोने शेप का एक एरिया देख सकते हैं। ये एरिया जो है, ये है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक, और यही वेंट्रिकल्स में हमारे सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है, यानी यहीं पे सीएसएफ बनता है, और यहीं से मुख्यतः संचार इसका होता है। तो चलिए, अभी तक हमने अपने ब्रेन के मेजर सारे हिस्सों को जान लिया, पर हम क्यों जाने अपने नर्वस सिस्टम के बारे में? क्यों इतना हम इसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, और हम इससे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे बदल सकते हैं? तो सबसे एक बहुत ही जो आज साइंस है वो अभी जो डिस्कवर कर रही है, जिसको हमारे जो योगी जो लोग जो हैं जिन्होंने हजारों वर्षों पहले पा लिया था, उसको अब जब साइंस धीरे धीरे कुरेद रही है तो देख रही है कि हमारे जो सांस है, सांस लेने भर से हम अपने नर्वस सिस्टम को बदल सकते हैं। ठीक है, तो हम इस कक्षा के इस भाग में बात करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम किस लेवल पर, किस किस लेवल पर हमारे नर्वस सिस्टम को असर डालता है। कि जी, कैसे प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम को अलग अलग लेवल्स पे चेंज करता है। तो सबसे पहले हम प्राणायाम के समय किस हमारे नाक से सांस लेते हैं, किस रिदम पे सांस लेते हैं, कितनी गहरी सांस लेते हैं, ये सारी चीजें जो है, सबसे पहले हमारा जो ऑल फैक्ट्री बल्ब है, जो कि हमारे नाक के छिद्रों के ठीक ऊपर स्थित है और हमारे ब्रेन के बहुत ही क्लोज कनेक्शन में है, उसमें अलग अलग तरह के कंपन पैदा करता है। अब अगर हम इस चित्र में देखेंगे तो हमारा ऑल फैक्ट्री बल्ब जो है वो सीधे हमारे लिम्बिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है, यानी कि
जितनी भी कंपन उस समय पैदा हुई वो सीधे के सीधे हमारे लिम्बिक सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल करती है। और अगर लिम्बिक सिस्टम को हमारा प्राणायाम इतनी एक प्रक्रिया कंट्रोल कर सकती है, तो वो हमारे बिहेवियर को, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी इनफैक्ट हमारी कोई किसी भी क्षमता को बहुत ही ज्यादा बदल सकती है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हमारा लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल होता है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस, जाहिर सी बात है कि हमारे पिछले हमारे नाक नाक छिद्रों के थ्रू हमारे थ्रोट में जाती है, मतलब हमारे पीछे के हिस्से में जाती है मुंह के, और तब हमारी विंड पाइप से होके जाती है। ठीक, तो जब हमारे नाक से जो विंड पाइप तक जाने का जो समय है, उस समय में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पे टच करती है, और वो है हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा का आगे वाला हिस्सा, एक पर्टिकुलर हिस्सा जिसको हम बोलते हैं प्री बॉड्जिंगर कॉम्प्लेक्स। इसका नाम उतना जरूरी नहीं है, पर ये कहाँ स्थित है ये बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस चित्र में देखेंगे तो हमारे नाक के सीध में अगर हम पीछे जाते जाएं, तो जब हम अपने ब्रेन स्टेम में पहुंच जाते हैं, वहीं पे ये जो एरिया है वो स्थित है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के आगे वाले हिस्से में। तो जिस हम अगेन जिस तरीके से हम प्राणायाम के समय सांस लेते हैं, जिस स्पीड से या जिस तरफ से या जिस भावना के साथ, वो जाके ये प्री बॉड्जिंगर एरिया जो है वहां पे एक अलग अलग तरह की कंपन पैदा करता है। और ये जो कंपन होती है, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये कंपन हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में एक रिदम सेट करती है। यानी कि हम, आपने देखा होगा कि जब हम जल्दी, अगर आप कुछ नहीं कीजिए, अगर आप अभी बैठे बैठे बहुत जल्दी 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 सांस लेने लगी, तो आपके दिमाग में एक अलग तरह की हलचल होगी। वहीं अगर हम धीरे से लंबी गहरी सांस लेते हैं, उस समय हमारे दिमाग की स्थिति अलग हो जाती है। ये कैसे होता है? एक एरिया हमने देखा कि हमारा लिम्बिक सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, दूसरा जो हिस्सा है वो ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा का आगे वाला हिस्सा इफेक्ट हो रहा है। ठीक, अब इससे भी अगर हम हाई जाए तो कहाँ असर करता है? तब हमने देखा था इस चित्र में कि हमारे पैराइटल लोब का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ये मोटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जब हम प्राणायाम करते हैं, तब इन दो माध्यम के अलावा हमारा प्राणायाम जाके ब्रेन के कुछ एक बहुत स्पेसिफिक एरिया को स्टिमुलेट करता है, जो कि पैराइटल लोब में स्थित है, स्पेशली प्री मोटर और मोटर एरिया जो होता है। इससे हम अपने पूरे शरीर की एक तरह से हर एक मोटर सिस्टम से कंट्रोल की जाने वाली हर एक हिस्से को हम इस प्राणायाम, जो हमारे प्राणायाम के थ्रू जो स्टिमुलेट हुआ, उससे अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमने देखा कि हमारे ब्रेन पे क्या इफेक्ट डालता है, ठीक है, मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कैसे इफेक्ट डालता है। बट हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी तो है, अब उसका क्या होगा? तो आजकल जो साइंटिस्ट ने देखा कि जब जितने भी हम, इनफैक्ट उन लोगों ने स्पेसिफिकली इंडिया से, नेपाल से, भूटान से, इन जगहों से जो योग, जो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे योगी हैं, उनको लिया और लैब्स में ले जाके उन लोगों पे टेस्टिंग की, स्कैन्स किए, और उनमें देखा गया कि जब हम कुंभक की प्रक्रिया स्पेशली करते हैं, तब देखा गया उन लोगों में कि हमारी ब्रेन जो है वो 20 मिलीमीटर आगे शिफ्ट हो जाती है। क्योंकि मैंने बोला था कि हमारी ब्रेन जो है वो किसी सॉलिड जगह में स्थित नहीं है, वो एक तरह के लिक्विड में फ्लोट कर रही है। तो जब हम कुंभक की प्रक्रिया करते हैं, तब हमारी ब्रेन जो है कुछ 20 मिलीमीटर उस समय के लिए, स्पेशली अंतः कुंभक में, आगे शिफ्ट हो जाती है। तब क्या होता है? हमारी ब्रेन तो 20 मिलीमीटर आगे शिफ्ट हो गई, पर हमारा स्पाइनल कॉर्ड तो वही है, क्योंकि वो एक हड्डी में है। तो उस समय एक खिंचाव आता है, और ये खिंचाव जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ हमारे पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे जाता है। और ये जो, तो जब हम कुंभक, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक एक एक बार करते हैं, तो ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में एक खिंचाव पैदा करता है, फिर छोड़ता है, खिंचाव और छोड़। इससे क्या होता है कि हमारे जितने न्यूरॉन्स हैं, जितने भी न्यूरॉन्स हैं हमारे शरीर के, वो सारे एनर्जाइज हो जाते हैं, उसमें एनर्जी जाती है, वो स्टिमुलेट होते हैं, और इसके साथ साथ उसमें हीलिंग होती है। ये देखा गया है
कि इससे जितने न्यूरॉन्स हैं वो नॉर्मल, जितने नॉर्मली उनकी जो हेल्थ होती है उससे ज्यादा इंप्रूव करते हैं उनकी हेल्थ। ठीक है, ओके। तो अभी हमने इतनी चीजें बात की, अब हम चलते हैं अपने ब्रेन, और अपने ब्रेन के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, देखिए अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में पढ़ेंगे जो कि है हमारा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हमने देखा था, मैंने बताया था जब हम वेंट्रिकल के बारे में बात कर रहे थे कि हमारी जो थर्ड वेंट्रिकल है उसी के बेस में हमारा पीनियल ग्लैंड स्थित है, यानी हमारे थैलेमस के थोड़े पीछे और नीचे। ओके, अब इसका काम क्या है? जो मॉडर्न साइंस है इसका सिर्फ दो ही काम बताती है। ये दो केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, सेरोटोनिन और मेलेटोनिन। ठीक, सेरोटोनिन क्या करता है? सेरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है या हार्मोन भी एक तरह से कह सकते हैं, जो कि हमें सुबह उठते हैं तो सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं और लाइट सेंस करते हैं तो हमारा पीनियल ग्लैंड सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है। ये सेरोटोनिन हमारे शरीर के बाकी हिस्सों को जगाता है और हमारे मूड को भी एक अच्छा बना के रखता है। उसी तरह जब शाम होती है और हमारी आंखों के थ्रू जब हम सेंस करते हैं कि सूर्य की रोशनी कम हो रही है, उस कम रोशनी को जो है हमारा पीनियल ग्लैंड फिर सेंस करता है और एक और हार्मोन बनाता है जो कि है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या करता है? ये हमारे जो शरीर है उसको एक तरीके से तैयार करता है सोने के लिए। ठीक, चलिए अब हमें पीनियल ग्लैंड के बारे में देखना, आगे हम बढ़ते हैं। ओके, अब आगे कोई भी ब्रेन के हिस्से के बारे में चर्चा करने से पहले मैं ब्रेन वेव्स के बारे में बात करना चाहूंगी। अब आखिर ये ब्रेन वेव्स होती क्या है? ब्रेन वेव्स जो है कुछ नहीं, अगर हमने शुरुआत में देखा था कि जो हमारे न्यूरॉन होता है उसमें जो इंफॉर्मेशन जाती है वो बिजली के रूप में जाती है। ठीक है, तो यानी कि जितनी भी हमारी ब्रेन एक्टिविटी है वो एक तरह से कह लीजिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को जब हम एक मशीन के थ्रू ग्राफ के रूप में बना देते हैं तो वो हमारी एक एक वेव के फॉर्म में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं मशीन के थ्रू। तो इस वेव को ही हम नाम दे देते हैं ब्रेन वेव्स। यानी ब्रेन वेव्स कुछ नहीं है, हमारे जो ब्रेन में जो एक्टिविटी चल रही है उसी का एक चित्र के रूप में एक रिप्रेजेंटेशन है, हमने उसको एक चित्र का रूप दे दिया। ठीक, तो अब देखते हैं कौन सी हमारी अलग अलग ब्रेन वेव्स हैं। एक हमारी ब्रेन वेव है बीटा, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। बीटा ब्रेन वेव्स जो है ये हमारी सबसे कॉमन ब्रेन वेव्स है, मतलब कि जब हम जगे हुए हैं कोई काम कर रहे हैं, जो भी, चाहे वो हम थोड़ा टेंशन में हो ना हो, किसी चीज पे पढ़ रहे हो या जो भी चीज कर रहे हो, उस समय ज्यादातर हमारी ब्रेन जो है बीटा वेव्स निकालती है। ठीक, लेकिन उसी के नीचे अगर हम देखें तो है अल्फा वेव्स। अल्फा वेव्स कब कैसे निकलती हैं? जिस समय हम जगे हुए हैं परंतु बहुत ही शांत है। ये तो इसीलिए अल्फा वेव्स मेनली जब हम सो के उठते हैं उस समय निकलती हैं और जब हम सोने वाले होते हैं उस समय निकलती हैं। परंतु ये देखा गया है कि विद्यार्थी अगर इस अल्फा वेव की स्टेट में पढ़े तो उसकी जो याद करने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, वो कई गुना बढ़ जाती है। जब मतलब कि वो एक अलर्ट स्टेट में है, अलर्ट है वो, लेकिन एक शांत दिमाग से पढ़ रहा है। वो जो समय होता है उस वो अल्फा स्टेट में होता है। ठीक, उसके आगे अगर हम देखें थीटा वेव्स जो होती हैं, इस समय हमारा शरीर सोता है परंतु हमारा मन जागता है। मतलब क्या? जब हम सोते हैं और हम सपना देख रहे हैं तो वो जो समय होता है वो हमारा थीटा वेव्स होता है। ठीक, और वही डेल्टा वेव्स जो होती हैं अगर हम बहुत ही गहरी नींद में जाते हैं तो ये डेल्टा वेव्स निकलती है। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल मनुष्य, एक नॉर्मल जो हमारा जो वो किसी भी इंसान को अगर हम लेके उसके ब्रेन वेव्स रिकॉर्ड करें तो हमें कुछ ऐसे दिखेंगी। आप देख रहे हैं इसमें बहुत अलग अलग तरह की वेव्स एक साथ गिजमिच है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे ब्रेन का अलग अलग जो हिस्सा है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, अलग अलग वेव्स निकाल रहा है। तो उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमें एक ऐसी खिचड़ी तरह की वेव्स मिलती है। तो क्या उस समय पे हमारा मन शांत है? नहीं।
क्योंकि हमारे ब्रेन के हिस्से जो अलग अलग हिस्से हैं वही एक दूसरे के साथ नहीं है, वही एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। ठीक। तो सबसे पहला अगर हम चर्चा करते हैं मेडिटेशन पे, तो सबसे पहले अगर हम मेडिटेशन जब शुरू करते हैं तो हमारी जितनी ब्रेन वेव्स हैं उसको मेडिटेशन एक लय में ले आता है। लय में ले आने का मतलब क्या है? हमारे जो ब्रेन के अलग अलग हिस्से थे जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे, वो सबको एक साथ लाके एक लय में काम करवाने लगता है। ठीक। उसके बाद धीरे धीरे ये हमारी ब्रेन वेव्स को शांत करने लगता है, यानी अगर हम बीटा स्टेट में थे तो हम अल्फा वेव्स में जाने लगते हैं, उसके बाद हम थीटा वेव्स में जाने लगते हैं, और फाइनली डेल्टा वेव्स में जाते हैं। पर ये देखा गया है कि डेल्टा वेव्स जो है बहुत ही गहरे मेडिटेशन, जब गहरा मेडिटेशन हमारा होता है तभी देखा जाता है। इनफैक्ट ये देखा गया है कि जब न्यूरो साइंटिस्ट ने इस पे स्टडी किया तो जो मेडिटेटर्स हजारों वर्ष, हजारों मतलब घंटे मेडिटेशन कर चुके थे, उसके बाद वो इस थीटा से डेल्टा स्टेट में आए थे। डेल्टा वेव्स उनकी जो ब्रेन है वो बना रही थी। ठीक। लेकिन ये डेल्टा वेव्स जो है ये एक ऐसा स्टेट है जहां से जो मानवीय मस्तिष्क के चमत्कार की शुरुआत होती है। क्यों ऐसी शुरुआत होती है अब हम ये जानेंगे। देखिए उन लोगों में देखा गया, हमने बात की थी शुरुआत में कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये कभी एक साथ काम मतलब एक साथ नहीं स्टिमुलेट होता। ज्यादातर हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक पे हावी रहता है। ठीक। लेकिन ये देखा गया कि ऐसे मेडिटेशन करने वाले लोग जो डेल्टा स्टेट में पहुंच गए हैं, एक समय ऐसा आता है जब उनका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक साथ जगता है, एक साथ स्टिमुलेट होता है और एक समान रूप में स्टिमुलेट होता है। और ये बहुत ही चमत्कारी स्टेट होता है हमारे शरीर का, हमारे बुद्धि का, क्योंकि जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है एक साथ एक टाइम पे स्टिमुलेट होता है और एक साथ एक समन्वय में काम करता है, तब जितनी हमारे शरीर में जो बेकार की एनर्जी हम खर्च कर रहे हैं, यानी कि खाना पचाने में जो खर्च कर रहे हैं, या फिर हमारे जो शरीर में इधर उधर जो अलग अलग तरह की पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी होती है जो स्टोर्ड है हमारे शरीर में, अब इस समय वो हमारे ब्रेन की तरफ जाने लगती है। और ये न्यूरो साइंटिस्ट ने स्कैन में देखा, उस एनर्जी का ट्रैवल हमारे नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन की ओर देखा गया है। और जब ये एनर्जी हमारे ब्रेन में पहुंचती है उसी समय हम बनाते हैं गामा वेव्स। गामा वेव्स एक नॉर्मल मनुष्य में बहुत ही कम समय के लिए देखी जाती है, मे बी आधा सेकंड के लिए भी अगर देखी जाए तो बहुत बड़ी बात है। बट मेडिटेशन के थ्रू जब जब साधक जो है डेल्टा से गामा में जाता है, तब ये गामा कई मिनट्स तक भी गामा वेव्स प्रोड्यूस हो सकती है। अब हम इतना क्यों बात करें गामा वेव्स के बारे में? गामा वेव्स के बारे में हम इतनी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वो वेव्स हैं जो हमें अपनी सुपर कॉन्शियसनेस के जितना करीब हो सके पहुंचाती है। हमें अतीन्द्रिय क्षमता, अतीन्द्रिय जो हमारे जो अनुभव होते हैं उस समय देखा गया है, जितने भी जो उन लोगों ने जब रिकॉर्डिंग की तो अतीन्द्रिय जब लोगों को अनुभव हो रहे थे उस समय जो ब्रेन वेव्स निकल रही थी वो गामा वेव्स थी। ठीक। तो हमने अभी बात की पहले कि प्राणायाम से हमारे कितने चमत्कारी फायदे होते हैं हमारे ब्रेन पे। वही दूसरी तरफ हमने देखा कि ध्यान मेडिटेशन के कितने चमत्कारी फायदे होते हैं हमारे ब्रेन पे, हमारे शरीर पे, हमारे पूरे अनाटमी पे। लेकिन अब अगर हम इस प्राणायाम और ध्यान को मिला दें तब क्या चमत्कार होता है। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि आजकल जो साइंटिस्ट हैं वो कुंभक पे बहुत स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। तो उस समय देखा गया, उनके पास नाम तो नहीं था, लेकिन बाबूजी जो शक्ति चालनी मुद्रा मुद्रा करवाते हैं, जब हम शक्ति चालनी मुद्रा करवाते हैं उस समय जो हम अपने मसल्स को जैसे एक्टिवेट करते हैं, तो क्या होता है कि जब हम अपने स्पेशली अपना जो मूलाधार है उसके आसपास जितनी मसल्स होती हैं उसको जब हम सिकोड़ते और छोड़ते हैं, उस टाइम हमारे स्पाइनल कॉर्ड और हमारे ब्रेन में एक बहुत ही स्पेसिफिक चेंज आता है। वो क्या आता है?
जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का हम जानते हैं, ये वाला हिस्सा जो है वो सेक्रम है, ठीक। तो सेक्रम में क्या होता है, जो हमारा सेक्रम जो एक ऐसा कर्व टाइप का होता है, वो पीछे शिफ्ट हो जाता है, पीछे शिफ्ट हो जाता है। और क्या होता है, इसी के साथ साथ हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो स्कल है, हम सभी जानते हैं कि वो एक हड्डी नहीं है, तीन चार हड्डियों का जुड़ा, तीन चार हड्डियां जुड़ के एक गोलाकार बनाती है। तो उन हड्डियों के बीच में जो थोड़ा सा गैप होता है, वो और थोड़ा बढ़ता है कुछ समय के लिए, एक बहुत ही छोटे समय के लिए। लेकिन जो वो हड्डियों के बीच में, जो हमारी जो स्कल है, उसकी हड्डियों के बीच में जो ऐसे अलगाव आता है, तब क्या होता है कि एक लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है हमारे ब्रेन में। तो इस समय जब हम जब हम अपनी जितनी मसल्स हैं उनको सिकोड़ते हैं कुंभक के समय, तब वो प्रेशर जो है हमारे सीएसएफ को, जो हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात कर रहे थे, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के निचले हिस्से से हमारे ब्रेन की ओर जाता है, एक प्रेशर की वजह से। उसके बाद जब हम कुंभक को छोड़ते हैं और या बाह्य कुंभक करते हैं, तो फिर उल्टा प्रेशर जनरेट होता है और वही सीएसएफ हमारे ब्रेन से नीचे की ओर आता है। तो जब हम शक्ति चालनी मुद्रा के समय बार बार ये प्रक्रिया एक रिदम में करते हैं, तो हमारा जो सीएसएफ है वो भी हमारे ब्रेन में एक लय में जाता है और फिर आता है, जाता है फिर आता है, और एक तरह की प्रेशर जनरेट करता है हमारे हमारे ब्रेन में, एक लय में एक प्रेशर जनरेट करता है। और ये प्रेशर कहाँ काम करता है, ये प्रेशर हमारे पीनियल पे काम करता है। क्यों? क्योंकि हमारे थर्ड वेंट्रिकल के बेस में हमारा पीनियल ग्लैंड है, जहां पे ये वेव्स जो है बार बार, ये सीएसएफ जो है बार बार जाके प्रेशर डालता है। अब उन लोगों ने देखा कि जब हम ये क्रिया करते हैं, उसी समय अगर हमारा जो ध्यान के साथ हमारा ब्रेन अगर एक गामा स्टेट में हो, गामा वेव्स के स्टेट में हो, तब एक बहुत ही चमत्कारी चीज देखी जाती है। उसी समय हमारा जो पीनियल ग्लैंड है, उसमें एक ऐसी एक्टिविटी होती है कि एक तरह से कह ले कि हमारे पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन हो जाता है वहां पे। क्यों होता है? क्योंकि एक तो हम वो प्रेशर सेंसिटिव है हमारा पीनियल ग्लैंड, यानी हमारे जो सीएसएफ की वजह से जो प्रेशर चेंजेस हम एक लय में क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारा पीनियल ग्लैंड सेंस कर सकता है। और दूसरा, हमने बात की थी कि जब हम गामा वेव्स के स्टेट में रहते हैं, तो जो एनर्जी हमारी जो स्टोर्ड है हमारी बॉडी में, जो ऐसे ही बिना मतलब की एनर्जी एक तरह से कह सकते हैं, वो हमारे नर्वस सिस्टम में जाने लगती है। और इन दोनों का एक साथ जो मेल है, हमारे पीनियल को एक्टिवेट करता है। अब ये पीनियल के एक्टिवेट होने से क्या होता है, पीनियल का एक्टिवेशन एक एक ऐसे प्रोसेस को हमारे बॉडी में स्टार्ट करता है कि एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया को हमारे बॉडी में स्टार्ट करता है, जिसके बारे में अब हम स्टेप वाइज देखेंगे। सबसे पहला क्या होता है, ये जो जितनी एनर्जी हमारे ब्रेन में जा रही है, चाहे वो हमारी जो रेसिडुअल एनर्जी जो हमारे शरीर की हो वही जा रही हो, चाहे हमारे सीएसएफ की वजह से जो एनर्जी जा रही हो, उससे हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ब्रेन में, जिसको हम बोलते हैं थैलेमिक गेट जो है वो खुल जाता है। थैलेमिक गेट एक तरह से आप कह सकते हैं आपके अचेतन और चेतन मन के बीच की दीवार है, वो टूट जाती है। क्यों? क्योंकि जो पीनियल ग्लैंड से जो डायरेक्ट करता है, जितनी भी एनर्जी उसे मिली, वो एक तरीके से ब्रेन के उस एरिया पर टारगेट करता है जिसको हम बोलते हैं थैलेमिक गेट। और वो गेट खुलने के बाद हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है, जो हमारे अचेतन मन का हिस्सा है, और हमारा जो सेरिब्रम है, जो हमारे चेतन मन का हिस्सा है, उन दोनों के बीच एक कनेक्शन खुल जाता है। इसके साथ और क्या होता है, इसके साथ हमारा जो पीनियल ग्लैंड है, दो बहुत ही ताकतवर केमिकल्स बनाता है। ऐसे केमिकल्स जो कि हमारे शरीर में किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, कैंसर तक को ठीक कर सकते हैं। जिस टाइम वो पीनियल एक्टिवेट होता है, उस समय ये मेलेटोनिन को बदल के वो दो केमिकल्स निकालता है, ठीक है। लेकिन अब हमने देखा, अगर इस समय हमने अपना वो एनर्जी का प्रवाह अपने शरीर में नहीं रोका है, और एक हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं, उस क्रिया को हम करते जा रहे हैं, तब क्या होता है? उसके बाद देखा गया है कि हमारा जो पीनियल ग्लैंड है, वो एक
ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर निकालता है, एक ऐसा केमिकल निकालता है जो कि हाइबरनेटिंग एनिमल्स में देखा गया। हाइबरनेटिंग एनिमल्स क्या होते हैं? हम लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे कि कई ठंडे प्रदेश में रहने वाले जानवर जैसे कि भालू जो होते हैं, पोलर बेयर जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि सर्दियों के समय में अपने जितने शरीर की जितनी भी प्रोसेसेस होती है उनको कम से कम कर देते हैं। सिर्फ थोड़ा सा अपना ब्रेन को एक्टिव रखते हैं और थोड़ा अपने हार्ट को एक्टिव रखते हैं, और बाकी सभी प्रोसेसेस को बंद करके ऐसा देखने मिलेगा जैसे कि वो मृत है, परंतु वह जीवित है। और जैसे ही वो अवधि पार होती है, दोबारा अपने धीरे धीरे अपने सारे प्रोसेसेस को चालू करके वो फिर अपना आगे अपने जीवन के साथ नॉर्मली चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये केमिकल जो है अगर हमारे पीनियल के द्वारा बनाया गया तो हमारे जो पौराणिक जो हमारे जितने शास्त्र है उसमें जो समाधि की अवस्था कही गई है, हमारे मनुष्य शरीर में समाधि की अवस्था यही केमिकल बना सकता है। जबकि हम अपने सारे प्रोसेसेस को सिकोड़ के बंद करके और सिर्फ मिनिमम जितना हमारा ब्रेन और हार्ट का एक्टिविटी होता है वही चालू रखते हैं। ठीक है, इस ये अगर हमारा जो है और आगे अगर हम बढ़ाएं तो हमारा पीनियल जो है एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है जो कि हमारे पूरे शरीर में बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। एक ये मतलब अगर आप उस इंसान को छुएंगे तो आपको बिजली लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि ये एक ऐसा केमिकल है जो कि इलेक्ट्रिक ईल में मिलता है। इलेक्ट्रिक ईल एक ऐसी मछली होती है जिसकी पूरे शरीर में पूरे 24 घंटे करंट दौड़ता रहता है और उसको जो छूता है उसको करंट लगता है। और यही वही केमिकल जो उसके शरीर में विद्युत बनने का कारण है, वो केमिकल हमारा ब्रेन बनाता है। और ऐसे इंसान के पूरे शरीर में फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी आप महसूस कर सकते हो, उसको छुएंगे तो आपको महसूस होगा। ठीक, इसके आगे अब एक जो फाइनल स्टेज आता है हमारे पीनियल एक्टिवेशन का, जिसमें न्यूरो साइंटिस्ट ने देखा कि हमारा जो मेलेटोनिन को जिसको हम बदल के अभी तक अलग अलग केमिकल्स बना रहे थे, वो एक केमिकल बनाता है जिसका मैं नाम मेंशन करना चाहूंगी, डीएमटी। डीएमटी एक केमिकल बनाता है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल हेलुसिनेशन हेलुसिनेशन मतलब क्या कि जो चीज नहीं है, जो हमारे आसपास नहीं है पर हमें महसूस होती है, ऐसा लगता है कि हमें दिख रही है, सुनाई दे रही है, उसको हम एक तरह से हेलुसिनेशन का नाम दे देते हैं। ये दुनिया का सबसे पावरफुल हेलुसिनेशन प्रोड्यूस करने वाला एक केमिकल है और ये हमारे पीनियल ने ही बनाया। और इस समय जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी होती है, हमारे जो ब्रेन की स्थिति होती है, अब ये एक एंटीना की तरह काम करने लगती है। और एंटीना की तरह काम करके जितनी भी रेडियो वेव्स है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज है, उसको पकड़ने लगती है। ये हमारी ब्रेन ही है, लेकिन देखिए हम उसको किस लेवल पे ले आ सकते हैं। और जब ये ब्रेन वेव्स को पकड़ने लगती है, वेव्स को पकड़ने लगती है हमारी ब्रेन, तब हम आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हम क्वांटम जो हमारी चीजें होती है, जो हमारी मतलब ऐसी चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती, हमें फिजिकली दिखती नहीं है या हम महसूस नहीं कर सकते, उन चीजों को हम महसूस करने की क्षमता हमें आ जाती है। और यहीं पे हम अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं इसी जगह पे। तो और मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अब हमारे जो योगी थे इंडिया में, जो कि एक आप कह सकते हैं साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस प्रक्रिया को इतने सरल रूप में हमें लिख के दे दिया। गुरुदेव ने हमें इतने सरल रूप में दे दिया पंचकोश साधना के रूप में। परंतु ये इतनी उच्च स्तरीय ये प्रैक्टिसेस है ये कि हमारे पूरे ब्रेन को, हमारे पूरे शरीर का एक ऐसा कायापलट कर सकती है कि हम जीता जागता एंटीना बन सकते हैं जो कुछ भी पकड़ ले इस ब्रह्मांड में, जो हम चाहे उसे हम पकड़ के और उसे समझ सकते हैं, उसे प्रोसेस कर सकते हैं, उससे अपने अपने आप को उससे बदल सकते हैं। तो ये ऐसी ताकत है हमारे हमारे बॉडी में, ये ऑलरेडी ताकत है, हमें सिर्फ उसे एक्टिवेट नहीं किया है। बहुत कम लोग एक्टिवेट करते हैं, और लेकिन जो भी हमारे ही शरीर में पड़े इन चीजों को एक्टिवेट करते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या क्या उनके उनके अंदर चमत्कारी, एक तरीके से कह सकते हैं कि आप
क्षमताएं आ जाती हैं। ठीक है, तो इतना हमने जाना प्राणायाम, मेडिटेशन, और उसके साथ जो है हमारे जो उन दोनों को जोड़ के क्या हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं उसके बारे में हमने जान लिया। एक और जो मैं यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज का मेंशन करना चाहूंगी, ये गामा वेव्स जो है, हमने अभी जाना था कि जब हम बहुत ही डीप मेडिटेशन में जाते हैं और उसके बाद जब हम उसको पार कर जाते हैं तब जाके डेल्टा वेव्स के बाद हम गामा वेव से पहुंचते हैं। पर उन लोगों ने देखा ऐसे मेडिटेटर्स जो त्राटक करते हैं, उन्होंने त्राटक शब्द यूज नहीं किया लेकिन पूरी प्रक्रिया को एक्सप्लेन किया। तो जो लोग त्राटक करते हैं वो इनफैक्ट अपने ब्रेन को जिस जिस भी स्टेट में हो, जिस भी ब्रेन वेव में हो, वहां से वो सीधे गामा वेव में पहुंच जाते हैं। त्राटक, क्योंकि हम अपना सारा फोकस उस समय उस ऐसी चीज पे लगा देते हैं कि मान लीजिए अगर हम इमेजिन कर रहे हैं, हम देख भी नहीं रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम एक सेब में काट रहे हैं, उस समय अगर हम सेब कैसे काट रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है, हमारे मुंह में कैसा फील होगा, टेस्ट कैसा आएगा, स्मेल कैसा आएगा, काटने पे आवाज कैसी होगी, ये सारी चीजें जो है अगर हम एक साथ जोड़ दें और एक रियल जैसे हम सेब खा रहे हो ऐसा अपने एक एक्सपीरियंस को बना लें, उस समय पे जो हमारी ब्रेन वेव्स निकलती हैं वो गामा वेव्स होती हैं। तो इसी तरीके से देखा गया कि जब आप त्राटक करते हैं तो आप सीधे जिस भी स्टेट में हो वहां से गामा वेव्स में जाना कितना ही सरल हो जाता है। चलिए, तो अब हम अपने जो नर्वस सिस्टम के बचे हुए हिस्से हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि हमारा मिड ब्रेन। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो ऊपरी हिस्सा है, ये जो सफेद एरिया का, उसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन का काम क्या है? मिड ब्रेन जो है ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स मतलब क्या? रिफ्लेक्स एक्शन कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो हमारे बचाव के लिए बनी है और जिनके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता। जैसे कि अगर हम कोई गर्म चीज छूते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमें वहां से अपना हाथ हटाना है बचाव के लिए। या फिर मतलब तो इस समय क्या होता है कि तो ये जो हमने बचाव का एक्शन किया, यानी कि अपना हाथ हमने उस गर्म चीज से तुरंत पीछे कर लिया, इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन का नाम देते हैं। और ये जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, या फिर अगर मान लीजिए कि हमें किसी ने अचानक से हमारे कान के पास आके बहुत जोर से आवाज, तो जाहिर सी बात है वो हमारे कान को डैमेज कर सकती है। तो हमारा पहला रिफ्लेक्स होगा कि हम जाके कान को अपने ढक लें। ये सारी ऐसी जो चीजें होती हैं जो हमारे शरीर के बचाव के लिए बनी है, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं ये हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, अब अगर हम देखें उसके ठीक नीचे स्थित जो है हमारा पॉन्स। पॉन्स क्यों जरूरी है? पॉन्स और मेडुला का जो ये जो जुड़ने वाला हिस्सा है ये हमारी ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। मतलब कि मान लीजिए अगर हम अपने हम अगर अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो स्वचालित रूप से जो हमारी हम जो सांस लेते हैं उसको ये पॉन्स का एरिया हमारे कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ हमारे जो सोने जगने का पैटर्न है ये भी पॉन्स ही कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला में हमने कुछ समय पहले देखा था कि जो प्री पॉडजिंगर एरिया है वो ठीक यहाँ स्थित होता है। तो हमने देखा था कि प्राणायाम के समय कैसे वो एक्टिवेट होता है, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के रिदम को सेट करता है। तो इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। दूसरा, जितना भी हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके जो काम है मुख्यतः हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है। ठीक, यानी कि हमारी धड़कन, हमारा जो खून हमारे शरीर में कैसे दौड़ रहा है, एक तरह से हमारा जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है ये भी हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। ठीक, अब आगे चलते हैं सेरिबेलम की ओर। अगर हम इस चित्र में देखें तो सेरिबेलम जो है वो जो हमारे सेरिब्रम है उसके नीचे स्थित है। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, इसीलिए हम इसको लिटिल ब्रेन बोलते हैं, यानी छोटी ब्रेन। ठीक, ये क्या कंट्रोल करता है? सेरिबेलम हमारे शरीर के बैलेंस को मेंटेन रखता है, इन द सेंस
हम चल रहे हैं लेकिन आगे गिर नहीं रहे, पीछे गिर नहीं रहे, या मैं अभी यहाँ बैठी हूँ तो मैं ना साइड में नहीं गिर रही, कहीं इधर उधर नहीं गिर रही। किस वजह से? क्योंकि मेरा जो सेरिबेलम है वो मेरे पोस्चर को कंट्रोल कर रहा है, मेरे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। नहीं तो क्या होगा कि हम चलते चलते किसी एक साइड गिरते रहेंगे, आगे गिरते रहेंगे। ठीक। दूसरा, हमारी जो जितनी भी मांसपेशियां हैं, यानी कि हमारा मोटर सिस्टम है, उसको कंट्रोल करने भी में भी हमारे सेरेबेलम का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए हम चलते हैं तो हमारा हाथ और पैर एक लय में आगे पीछे होता है। ये इस तरह की जो लयबद्ध जो प्रक्रियाएं होती हैं हमारे शरीर की, वो सेरेबेलम द्वारा कंट्रोल की जाती है। ठीक है। चलिए, इसी के साथ मैं आज की कक्षा को या चर्चा को मैं विराम देना चाहूंगी। अब इसके आगे हम लोग जो क्वेश्चन सेशन कर सकते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें ये जो बहुत ही अद्भुत ये दीदी ने इसमें बताया है, निश्चित ही हम लोगों के लिए आध्यात्मिक प्रगति में बहुत ही सहायक होगा। तो अब किन्हीं का कोई क्वेश्चन बनता है तो हाँ, तो इसमें आप पूछते जाएँगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इसमें हम लोगों के। हाँ, मीर पटेल जी। जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, प्रणाम। जी, प्रणाम। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। मुझे ये पूछना था कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमको शेयर हो सकता है? जी, बिल्कुल। थैंक यू। उसमें और जी जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे प्राणायाम करते हैं, कैन वी चेंज द प्रकृति ऑफ पर्सन और नो? अ, देखिए, मैं आपको ये इस बारे में नहीं ज्यादा बता पाऊंगी, क्योंकि हम जो हमारे जो जिस एटलीस्ट जिस बारे में मैं देखी हूँ, पढ़ी हूँ, उसमें हमने ये जो प्रकृति वगैरह होता है ना, ये थोड़ा आपके आयुर्वेद की साइड चला जाता है। और आज तक एटलीस्ट मतलब मैं आपको उसी बारे में एकदम श्योरली बता सकती हूँ जिसपे मेरे को साइंटिफिक चीजें पता हो, एविडेंस मिला हो। लेकिन ये प्रकृति, अगर अगर गुरुदेव के हिसाब से जाएं या जो लोग कर रहे हैं उनके हिसाब से जाएं, तो जरूर बदल सकते हैं। परंतु मैं इसको साइंटिफिकली नहीं बोल सकती कि ऐसा मेरे पास कोई प्रमाण है कि ऐसा होता है, ये मैं नहीं कह सकती। लेकिन इस बारे राइट, में बाबूजी राइट। जरूर बहुत ही आपको डिटेल में बता सकते हैं। नो नो प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो गामा वेव्स आपने दिखाया, राइट, तो उसमें आप देखते हो कि उसका फ्रीक्वेंसी बहुत छोटा और बहुत सारी वेव्स जाती रहती है। जी। Does that mean to have more thoughts in mind or it's something else? नो, नॉट मोर थॉट इन माइंड, इट डजंट मीन मोर थॉट इन माइंड। क्या होता है कि आप मैंने बताया था कि हमारी जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हमने रिकॉर्ड Right, किया, right. या तो हमने ब्रेन वेव्स बनाई, करेक्ट। बट ब्रेन Mhm. एक्टिविटी डजंट जस्ट मीन कि हम सोच रहे हैं या हमारे थॉट्स है, नहीं। हमारे ब्रेन की और एक जब हम इवन जब हम सोते हैं, मान लीजिए हम सो भी रहे हैं, तो उस समय पे भी हमारी ब्रेन एक्टिविटी होती है। उस समय तो हम कुछ सोच नहीं रहे ना। तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में हमेशा एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है। उस वो जो है वो इतना हाई लेवल का हो जाता है कि वो गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हमें दिखती है। पर वो हमारी सोच से नहीं है, हमारे विचारों से नहीं है। या मतलब वो पैटर्न था, वो इलेक्ट्रिकल पैटर्न था, राइट, नॉट थॉट पैटर्न। या इट इज मोर लाइक कि वो हाई एनर्जी पैटर्न है। मतलब वो दिखा रहा है कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो इतनी हाई एनर्जी है उनमें, कि वो इस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, जो हम मशीन से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वो एक राइट। हाई और एनर्जी स्टेट दिखाता है। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जी। कौन सा इंस्ट्रूमेंट से जो इसको रिकॉर्ड कर पाता है? डू यू हम नो द नेम? इसको क्या कहते हैं, हम इसमें जो ईजी मशीन होती है, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम जो हम रिकॉर्ड करते हैं राइट, जो मशीन से, उससे। वही। जी। उसमें बहुत और सारी सॉरी, लीड्स हमारे सर पे लगाई जाती हैं। हम बहुत सारी लीड्स अपने सर पे कलेक्ट करते हैं और उसको हम मशीन या में डालते हैं, तब उसको हम एक ग्राफ के रूप में बनाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है। जी। सॉरी, बहुत सारे क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, दे आर थ्री ग्लैंड्स इन द बॉडी। जी। सो आपको पता है कि वो ग्लैंड्स कौन सी हो सकती है?
हाँ भैया, ये तो दरअसल इस पे मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन नो नो ये इस पे प्रॉब्लम, आपको नो प्रॉब्लम, बाबूजी बता सकते हैं। नो लेकिन प्रॉब्लम, थैंक यू जी, सो लेकिन मच। अगर ये जानना चाहते हैं कि कौन से 3 ऐसे ग्लैंड है जो सबसे ज्यादा हमारे बॉडी, हमारे पूरे फिजियोलॉजी को कंट्रोल करते हैं, तो आप उसमें डाल सकते हैं पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। ये 3 ऐसे ग्लैंड्स हैं कि यस, ये हमारे पूरे शरीर के हर चीज को बदल सकते हैं। थैंक यू, जी। थैंक यू सो मच। दीदी प्रणाम। जी प्रणाम भैया। दीदी जैसे कि हम जैसे भोजन जब करते हैं तो भोजन करने में जैसे दो परिस्थिति आती हैं कि एक परिस्थिति में होता है कि जब हमारा जो है माइंड हमारा अवेक होता है तो हम जो है एक सीमित मात्रा में भोजन करते हैं और हम रुक जाते हैं, हमारे ब्रेन से हमें डिसीजन मिल जाता है कि जो मोटर न्यूरॉन जो है वो हमारे हाथ को रोक देते हैं या वो कहते हैं कि भैया फुल हो गया है। और एक परिस्थिति ऐसी होती है कि जब हम जो है बेहोशी की हालत में हमें पता नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, कुछ सोच कुछ और रहे होते हैं, तो उस समय जो है ओवर ईटिंग हो जाती है। तो जो ओवर ईटिंग वाली परिस्थिति में और एक जो है जो कंट्रोल्ड जब जिसमें जो है कंट्रोल डाइट हमने ली, तो उन दोनों परिस्थितियों में जो ब्रेन की एक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है, उनमें जो है ब्रेन में कहाँ पर क्या डिफरेंट डिफरेंस आता है कि हमें दो अलग जो आउटपुट जो हमें उससे मिलते हैं ब्रेन से। जी। हाँ, जी भैया, ये दरअसल क्या है, इस प्रक्रिया में जो है, इसमें एक हार्मोन काम करता है जो होता है लेप्टिन। ठीक है। उसमें क्या होता है कि देखिए, जब हम खाते हैं और हम बहुत ही मतलब अपना जो हमारा ध्यान खाने पे और तब हम खा रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, हम धीरे धीरे खाते हैं। ठीक है। तो क्या लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है हमारे शरीर में जो कि हमारे जब हमारा पेट भर जाता है, मतलब जितना हमारी जरूरत है उतना हमारा पेट भर जाता है, तो हमारा शरीर ये लेप्टिन प्रोड्यूस करता है। लेकिन हमारा पेट भरने धीरे धीरे भरते हुए जब लेप्टिन जब तक प्रोड्यूस होता है, इसमें 15 मिनट का कुछ टाइम लगता है। तो क्या होता है कि जब हम धीरे धीरे खाते हैं तो हमारे शरीर को इतना समय मिल जाता है कि वो ये लेप्टिन हार्मोन बना सके, जो कि हमारे ब्रेन को सिग्नल करता है कि हमारा पेट भर गया। तब क्या होता है कि हम इसीलिए जब हम पूरे ध्यान के साथ खाते हैं तो हम धीरे धीरे खाते हैं, और हमारे हॉर्मोन्स के थ्रू हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि अब रुकने का समय आ गया है। लेकिन क्या होता है कि जब हम मान लीजिए मोबाइल देखते हुए खा रहे हैं या कुछ किसी और से कुछ बात करते हुए खा रहे हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, हम जल्दी जल्दी ज्यादातर हम लोग बहुत जल्दी खा लेते हैं उस समय में। तब क्या होता है कि हमारे शरीर को इतना समय ही नहीं मिला कि वो हमारे ब्रेन को सिग्नल कर सके कि अब रुकने का समय आ रहा है। और जब तक हमारे ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है लेप्टिन के थ्रू कि अब रुकना है, तब तक हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा खा चुके होते हैं। यही होता है, ये ब्रेन एक्टिविटी से ज्यादा ये हॉर्मोन्स का खेल है। हम्म। जी। जी। जी दीदी, इसमें फिर एक परिस्थिति ऐसी भी आती है कि ना हमें हमें जो है पता है कि पेट भर चुका है, फिर भी जो हमें स्वाद इतना अच्छा लगता है कि हम फिर ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो वो उस परिस्थिति में क्या होता है? भैया, ये तो सिर्फ अपने कंट्रोल की बात है। मतलब एक तरीके से हम जो हमारा, देखिए, हमें अगर अपना हाथ रोकना है खाने से, तो ये हमारा डिसीजन है कि हमें रोकना है। लेकिन ये तो सीधे सीधे एक तरीके से अपना जो डिसीजन मेकिंग आ जाता है कि भाई हमारा मन नहीं भरा इसलिए हम खा रहे हैं। तो इसमें एज सच कोई मतलब एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता कि इसमें कुछ स्पेसिफिक ब्रेन की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। ये कंट्रोल जो है आपका फ्रंटल ब्रेन का काम होता है, आपके फ्रंटल लोब का काम होता है। तो अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपनी इच्छाओं को या अपने किसी भी ऐसी इच्छा को, तो वो आपके फ्रंटल ब्रेन एक्टिविटी से रिलेटेड होगा। हम्म। ठीक जी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। जी, गोकुल भाई साहब। जी जी प्रणाम। मैं आज थोड़ी ऐसी स्थिति में जहाँ पे नोट नहीं कर पाया मैं पूरी चीजों को, तो उसमें वर्ड जैसे आपने जो वेव्स की डिफरेंट स्थिति बताई, तो उसमें आपने एक ये स्थिति बताई कि जहाँ मेडिटेशन के द्वारा जो हमारा अल्टीमेट स्थिति होता है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज बहुत स्लो हो जाती है, उसको शायद आपने थीटा लेवल या क्या बताया था ना? जी जी, थीटा थीटा। थीटा ना, हाँ। तो वहां पर अपने फ्रीक्वेंसीज जो है वो बहुत लो हो जाती है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति होती है जहाँ पे कि डीप मेडिटेशन में बहुत लंबे समय के बाद में साधक पहुंचता है। फिर आपने एक सिचुएशन बताई जो कि गामा वेव्स की बात थी, जहाँ पे कि ये फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है
और ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति होती है। तो एकदम लो और एकदम हाई, ये जो दोनों फ्रीक्वेंसीज के अलग अलग लेवल हैं और दोनों ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल हैं, तो इनके लेवल ये स्थिति पे कैसे पहुंचता है आदमी? क्या थीटा लेवल जो है उससे गामा लेवल पे जाता है, या दोनों लेवल अलग अलग चीजें हैं? मतलब उनमें उनमें कोई कोरिलेशन हो सकता है क्या उसकी चीज? जी 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 मतलब मैं जब तक 2-3 बार आपके इसको सुनूंगा तो शायद मेरा क्वेश्चन ज्यादा क्लियर होगा, पर शायद जी आप जी समझ सकते होंगे कि वैसे आदमी किसी स्थिति पे जब थीटा लेवल पे गया तो वहां से वो गामा लेवल पे जाता है, या दोनों अलग अलग चीजें हैं? वो कैसे, इसको थोड़ा सा और क्लियर? जी भैया, जी बिल्कुल। दरअसल क्या होता है कि हमने देखा था कि जब मेडिटेशन मैंने जब बताया कि हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी ब्रेन वेव जो है धीरे धीरे कम फ्रीक्वेंसी पे होती जाती है। मतलब कि बीटा से अल्फा, देन थीटा और लास्ट में डेल्टा। ठीक है। डेल्टा जो है बहुत ही स्लो वेव्स होती है, यानी हमारी ब्रेन की जो एक्टिविटी है बहुत ही कम हो चुकी है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये हमने क्यों डिस्कस किया था कि बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी फेज है। क्यों? क्योंकि इस समय जो है ये एक ऐसा समय आता है कि इतनी डीप मेडिटेशन में जब हमारे बाहर का जो हम बाहर की जो चीजें सेंस करना है वो ऑलमोस्ट हम पूरी तरीके से बंद कर देते हैं और हमारा सारा ध्यान अपने अंदर की जगत पे होता है। उस समय क्या होता है कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम एक साथ स्टिमुलेट होता है। ये बात हमने की थी। जी तो जब ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक बैलेंस में एक्टिवेट होता है, तब क्या होता है कि हमारे शरीर में जो स्टोर्ड एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, जो हमारे एक एक सेल में भी है, वो एनर्जी जो है कुछ मात्रा में, पूरी मात्रा में नहीं, कुछ मात्रा में हमारे ब्रेन की ओर जाने लगती है। ठीक है। तो ये जो हाई एनर्जी जो हमारे ब्रेन में जाती है, ये एनर्जी हमारे ब्रेन जो न्यूरॉन्स है उसको, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारी एनर्जी गई तो कहीं ना कहीं तो वो जाएगी, तो वो हमारे न्यूरॉन्स में पूरा एनर्जी भर देती है। और तब क्या होता है कि हमारे न्यूरॉन्स एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करने लगते हैं। ठीक है। मतलब वो उतनी एनर्जी पे चले जाते हैं। तो गामा वेव्स थीटा वेव्स के बाद आती है, पहली चीज। दूसरा ये गामा वेव्स जो है ये एक हाई एनर्जी स्टेट है। देखिए थीटा तक हमने देखा कि हमारे शरीर की जो मतलब हमारे ब्रेन की जो एक्टिविटी थी वो कम हो रही थी, हम एनर्जी की बात नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं दरअसल कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी भी हम उसको लो एनर्जी पे ले जा रहे थे एक तरीके से, कि हमारा जो पूरा जो एक लयबद्ध होके हमारा जो पूरा दिमाग है वो शांत हो और एकदम उस स्टेट में चला जाए। लेकिन गामा में क्या होता है कि हमारे शरीर से जब सारी एनर्जी अब वापस हमारे ब्रेन में जाती है, तब वो एक इतना हाई एनर्जी स्टेट बना देती है कि गामा वेव्स की इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है जब हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हम थीटा से ही गामा में जाते हैं और गामा में हमारे जो न्यूरॉन्स की एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है, इसी वजह से वो इतनी फास्ट वेव्स आती हैं। ठीक है। तो इसको अगर हम अपनी आध्यात्मिक भाषा में कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि जब मस्तिष्क बिल्कुल शांत अवस्था में पहुंच जाता है तो वो उन अतीन्द्रिय क्षमताओं को ग्रहण करने लायक हो जाता है जो कि विश्व ब्रह्मांड में हो रही जी, एक तरीके से कहा जा सकता है। है। जी जी, धन्यवाद। जी अब क्लियर है। जी हरि प्रसाद भाई साहब, तो आप अनम्यूट कर लीजिए। हरि प्रसाद जी। हाँ, पीताम्बर भाई साहब, आप अपने आप को अनम्यूट करने की कोशिश। हेलो। जी 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 भाई साहब। हाँ जी दीदी प्रणाम। हाँ मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम लोग जब भी गामा स्टेट में रहते हैं तो ब्रह्मांड में किसी भी फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैच कर सकते हैं उस स्टेट में आने के बाद। तो मेरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि क्या हम अपने ब्रेन को इतना डेवलप कर सकते हैं कि किसी भी फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकते हैं? जैसे कि अभी मोबाइल टावर लग रहा है बड़ा बड़ा, तो वो फास्ट सिग्नल को, किसी भी सिग्नल को कैच कर लेते हैं अपना चैनल चेंज करते हुए। तो हम लोग का कुछ ऐसा प्रैक्टिकल, ऐसा कि सामने से भी कुछ सिग्नल को हम लोग एब्जॉर्व कर सके, ऐसा कुछ हम लोग का ब्रेन को डेवलपमेंट, छोटा छोटा प्रैक्टिकल, एक तो बहुत बड़ा प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, तो छोटा छोटा भी प्रैक्टिकल ऐसा कुछ हुआ है क्या, वो जानना चाह रहे थे। देखिए जब हमने बात की थी कि जब आपका ब्रेन जो है एक एंटेना की तरह काम करता है और आप जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं ब्रह्मांड में उसको कैच करने लगते हैं,
तो हमने तो वो एक ऐसा स्टेट है जब आपका पीनियल एक्टिवेट हो जाता है, जब आपका पीनियल उस तरीके के केमिकल्स बनाने लगता है, ये तभी पॉसिबल है। तो छोटे छोटे इस बारे में तो भैया मैं दरअसल ज्यादा आपको क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगी। इस जी पे जी, आप यही बाबूजी मैं से पूछ रहा प्रश्न था। कीजिएगा, वो जरूर बताएंगे। नहीं नहीं, यही मैं पूछ रहा था कि हम लोग तो उतना जैसे कि बड़ा बड़े टावर लग रहे हैं तो बहुत दूर दूर से सिग्नल को ले ले रहे हैं, तो वो उतना बात नहीं है। हम लोग का अभी जैसे कि छोटा छोटा प्रैक्टिकल करके हम लोग मतलब जो प्रेजेंट सिग्नल है वो कम से कम कैच कर पाए, ऐसा कुछ प्रैक्टिकल हुआ है क्या, वो पूछना चाह रहे थे। नहीं या फिर अभी दरअसल हम लोग का ब्रेन क्या इतना एक्टिवेट हो सकता है कि हम लोग कोई भी फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं। जैसे भैया कि इस अभी बारे में जी टावर में इस तो बड़ा बारे में बड़ा दरअसल मतलब कैप्चर करती है, जो बड़े बड़े टावर लगते हैं, तो अब आजकल बहुत पावरफुल टावर लगाए जाते हैं, तो क्लियर सिग्नल क्लियरेंस आ रही है। तो हम लोग को ऐसा ब्रेन में ऐसा हम लोग का कुछ पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हम लोग अपना पावर बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ। पॉसिबिलिटी तो जरूर है, पॉसिबिलिटी जरूर है, बट तो ये वही एग्जांपल में पूछना चाह रहा था कि कुछ प्रैक्टिकल हुए हैं क्या इसमें, इस विषय पे कि जी हम लोग जी प्रेजेंट पास्ट का मेरे तो छोड़िए, अभी फ्यूचर का छोड़िए, कम से कम प्रेजेंट का हम लोग कुछ कैच कर सके, ऐसा कुछ। भैया मुझे इस बारे में एक्चुअली उतना पता नहीं है। आप एक बार बाबूजी को ये प्रश्न पूछ के देखिए, वो जरूर बताएंगे आपको, उस पर ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं बाबूजी। दरअसल मुझे इस बारे में कुछ खास पता नहीं है। जी जी, धन्यवाद दीदी। हेलो हेलो। हेलो हेलो, प्रणाम। जी प्रणाम भैया। जी, हम जानना चाहते हैं कि पढ़ने अध्ययन के समय नींद आती तो उसमें क्या क्या कमी है, क्या कमजोरी है इसके कारण? कि पढ़ने के समय नींद आना ही तो आप बस ये तो एक तरीके से उसमें इंटरेस्ट आने की बात है। मतलब जाहिर सी बात है, अगर हमें किसी चीज में इंटरेस्ट आता है तो हम उसमें ना हमें नींद आती है ना हमें थकावट महसूस होती है। ये तो अगर किसी भी चीज में हमें नींद आती है, मतलब कि कहीं ना कहीं हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या हमें समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ रीजन हो। नहीं अच्छी, तो इसमें और कोई बड़ा कारण नहीं है। ठीक है, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। नागेंद्र जी, बाबा जी। दीदी प्रणाम। जी भाई। दीदी मुझे हमारे सामने एक पार्क है, उसमें घूमते हुए कभी ऐसा देखा कि कुछ कार्यक्रम हो रहा था, उसमें बहुत बढ़िया श्लोक गाए जा रहे थे, और मैं उस समय जब उसके चारों तरफ घूमने की कोशिश किया तो एक हमारे पूरा मस्तिष्क जैसे वाइब्रेट कर रहा है एकदम से, इस तरह से एकदम वाइब्रेशन बहुत देर तक चलता रहा। मैं कुछ अबनॉर्मलिटी महसूस कर रहा था, लेकिन उस समय मेरे लिए क्योंकि अच्छा भी लग रहा था, इसलिए मैं उसको रोक भी नहीं सका। मैं वहां पर रहा थोड़ी देर तक। इसका क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसा मतलब इस तरह से हुआ? मैं ये काफी दिन हो गया, लेकिन मुझे अब ये नहीं पता चला कि उसका रीजन क्या था, क्यों ऐसा वाइब्रेट कर रहा था एकदम से। ऐसे लगा पूरा मस्तिष्क जो है अंदर में कुछ, जैसे लोग साहब बता रहे हैं, ये सब वाइब्रेट कर रहे हैं। जी जी जी। भैया ये एक्चुअली देखिए, इसमें जहां तक जितने भी मेरी जानकारी में जो रिसर्च है इस बारे में, उसमें ये देखा गया है कि जो लोग जैसे कि मैंने बताया कि ऐसी प्रक्रिया करते हैं जो उनकी ब्रेन को एक्टिवेट करता है, मेडिटेशन करते हैं, ये सब करते हैं, तो तो क्या होता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स की जो संख्या होती है ना पूरे ब्रेन में, वो बढ़ जाती है और वो बहुत ही मतलब डेंस हो जाती है। तब क्या देखा गया है कि ऐसे समय में जब ये स्थिति आती है, तो हम जो भी हमें हमारे जो इंद्रियां हैं, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन जाती है, वो हम बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं उस चीज से। तो कहीं ना कहीं जब साउंड भी एक तरह का वाइब्रेशन है, तो उनमें जैसा कि उस एक्सपेरिमेंट में देखा गया था कि जो जो भी उनके आसपास जो आवाजें हो रही थी, वो जो है वो ज्यादा सेंस कर पा रहे थे। एंड दूसरी चीज क्या होती कि अगर वो जो उनका जो उस टाइम पे ब्रेन एक्टिविटी था, अगर उससे उस फ्रीक्वेंसी से मिलती जुलती फ्रीक्वेंसी की वेव्स दी गई थी उस इंसान के आसपास, तो वो क्या हुआ कि उसके ब्रेन वेव्स के ब्रेन की फ्रीक्वेंसी के साथ ओवरलैप करके, और वो काफी देर तक उसकी ब्रेन वेव्स को बढ़ा दिया था, उसके ब्रेन के जो वाइब्रेशन है उसको बढ़ा दिया था।
तो ये एक इससे रिलेटेड जो चीज मुझे पता है ये मैं जानती हूँ। और इसके आगे जो है वो आप एक बार मतलब बाबूजी को अगर ये प्रश्न करें तो वो आप इस पे आपको ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे। मेरी जानकारी में मुझे सिर्फ इतना ही पता है। थैंक यू दीदी। एक दूसरा प्रश्न भी मुझे ऐसा लगता है और मैं उसको यूज भी करता हूँ। जैसे सुबह का जो भी कार्यक्रम होता है उसको करने के बाद हो सकता है कुछ थकावट ऐसी हो जाती होगी कि उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ आराम करना चाहिए, सोना चाहिए, मतलब ऐसे। लेकिन वो स्थिति आने के लिए मुझे एक बहुत आसान तरीका मिलता है कि मैं कुछ भी अगर सुनना चाहता हूँ तो उसको लगा लिया और उसको सुनने में तो एकदम थोड़ी देर में एकदम नींद आ जाएगी और थोड़ी ही देर में एकदम फ्रेश हो जाएंगे, मतलब 2-4-5 मिनट में ही एकदम फ्रेश हो जाते हैं। ये स्थिति, मतलब इसको मतलब मैं रोकना भी चाहता हूँ कभी कभी कि एकदम नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको रोक नहीं पाता हूँ मैं। स्थिति क्रिएट करता हूँ और उससे ये हो जाता है। कभी कभी ऐसी मतलब कि आवश्यकता जब आप रहती है। सुनते हैं तो आपको सोने की फिर जरूरत नहीं पड़ती, आप उसी से वो फ्रेश उसको हो एकदम जाते हैं। नींद आ जाती है, नींद भी आ जाती है एकदम, लेकिन वो बहुत थोड़े समय के लिए 4-5 मिनट के लिए ही होगा, लेकिन उसमें एकदम फ्रेश भी हो जाते हैं। उसके बाद उठने के बाद जी एकदम जरूरत नहीं रहती फिर। जी, ये तो देखिए, जब हम सोने की कोशिश करते हैं और नहीं सो पाना, एक इसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारा चिंतन, हमें हमारी जो चिंताएं होती हैं या जो हमारा दिमाग इधर उधर भटकता है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अगर सोना चाहते हैं या आराम करना चाहते हैं तो भी हम नहीं कर पाते हैं। तो जब आप किसी चीज को सुनते हैं या एक जगह, तो क्या होता है कि आपका ध्यान उस तरफ रहता है हमेशा। आपका जो ध्यान है, आप एकाग्रचित्त होकर उस चीज को सुन रहे हैं। तो क्या होता है कि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो है आपके दिमाग का, जो आपको वो आराम की स्थिति में जाने से रोक रहा है, वो नहीं होता है। और जब आप किसी चीज को बहुत ध्यान से सुनते हैं तो जाहिर सी बात है, आपका जब फोकस उधर होता है तो आपकी जो बाकी चीज जो है दिमाग की एक्टिविटी वो थोड़ी शांत हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम किसी चीज को सुनते हुए या ध्यान करते हुए बहुत जल्दी नींद में जाते हैं, और वो ज्यादा गहरी, मतलब ज्यादा लंबे समय की नींद नहीं होती है, क्योंकि हमारे जो नींद होती है वो एक साइकिल्स में चलती है। तो जो एक साइकिल की जो अंतराल होता है, उतने में ही इंसान सो के उठ जाता है और फ्रेश फील करता थैंक यू दीदी, बहुत बहुत प्रणाम। है। जी, बाबूजी से निवेदन है, बाबूजी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। जी। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। और डॉक्टर सिनानी को बहुत बहुत आभार। देखिए, कुछ गुरुदेव बोले थे कि अध्यात्म का वैज्ञानिक प्रतिपादन अब आवश्यक हो गया है, उसको साइंटिफिक धरातल पर समझना, तो इससे श्रद्धा बढ़ती है और साधक के लिए एक पावर योगा का काम करता है, यानी कि साइड इफेक्ट कम आएंगे। सही जानकारी हो तो थोड़े समय का मेडिटेशन या थोड़े समय की हमारी साधना अच्छा रिजल्ट मिले। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी इस तरीके से आप ढूंढ करके हम लोगों के लिए सरल बनाते जाइए, क्योंकि आप मेडिकल साइंस से जुड़ी हैं और आप बढ़िया से इसको इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो आज के प्रश्न को हम लेते हैं कि कौन सी बुद्धि को पर प्रकाश डालें, क्योंकि जो समय है उसी में से 8 मिनट का समय है। तो जो भी पूछे गए उसमें से कौन सा बिंदु है जिस पर कुछ अपने विचार रख सकते? जी बाबूजी, एक तो पीताम्बर जी का ये था, प्रश्न था उनका, ये थोड़ा सा कि मतलब आजकल जैसे टावर हाई फ्रीक्वेंसी को कैच करके बहुत सारी बातों को जान लेते हैं, उसी तरीके से हमारा ब्रेन भी क्या इस स्थिति में लाया जा सकता है कि हम प्रकृतिगत रहस्यों को पकड़ के जान सकें? जी बिल्कुल। इसका यदि कोई उदाहरण आज के युग में देखा जाए तो हमें सबसे पहले, एकमात्र पहले, कुछ गुरुदेव के जीवन से देखनी चाहिए।
वो एक बार अपने माइंड पर इतना कंट्रोल कर लेते थे कि एक ही बार में पूरे विश्व के सारे मस्तिष्कों के भीतर में दौड़ लगा लेते थे। तो आइंस्टाइन का जो एनर्जी इक्वेशन है कि माइंड का भी जो सूक्ष्म पार्टिकल है, अपना इथर पार्टिकल्स में अपना विचारों को, फोटोन को दौड़ लगाता है, तो उसको भी सी स्क्वायर के वेलोसिटी से यदि हम वाइब्रेट कर डालते हैं तो अचानक ही पूरे वो इनफाइनाइट हो जाता है, काश की तरह एक ही बार में हर जगह। इसी के आधार पर कृष्ण एक ही बार में सारे गोपिकाओं के साथ नाच लेते थे, कर लेते थे। पूज्य गुरुदेव के पास ये सिद्धि थी, एक ही बार में सब, जब सारे लोग सो जाते हैं तो रात्रि को 12 बजे उनका उठने का टाइम था, उस समय उठकर सभी लोगों के मस्तिष्कों को पढ़ते थे और उसका उत्तर देते थे। तो वो ब्रेन के पार्ट्स में होता है। तो जब कब होगा, जब उस सीधे जबकि हम बिल्कुल ही शांत होकर के, तो उसमें पिनियल को ही, जैसे बताया डॉक्टर स्वामी ने, पिनियल ही मुख्य कारण बनता है। चेतन, अचेतन, सुपर चेतन तीनों माइंड को रिफाइन करता है और ब्रिलियंट बनाता है, और जितनी भी इंद्रिय क्षमताओं का केंद्र वहीं पर। तो जैसे एक प्रश्न आता, और भी देखिए, हमने देखा कि अचानक सडन पकड़ लिया, जैसे मान लीजिए कि व्यास को देखा जाए, महाभारत ये सारे घटनाक्रम आए, तो उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दिया। तुम यहीं से बैठकर कमेंट्री देख सकते हो, लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो, जैसे इन दिनों चैनल आ रहे हैं कहीं कहीं। तो वो लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए ही उसको भी, जहाँ दिव्य दृष्टि कहा गया, तो समझिए कि पिनियल ग्लैंड पर एक्टिवेट किया जा रहा है खास केमिकल्स निकालने के लिए। और दिव्य दृष्टि दिया था अर्जुन को भी, कृष्ण ने दिया वहां पर, उनका देना कुछ अलग एंगल का था। वो सिर्फ कहते थे कि हे अर्जुन, तुम प्राकृतिक नेत्रों से तुम एब्सोल्यूट ट्रुथ को नहीं देख पाओगे, तो दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमाश्वरम। तो उन्होंने जो दिया, तो वो भी एक खास तरह के केमिकल्स को एक्टिवेट किया उनके ब्रेन में, कि जो इस तरीके से देखोगे कि हमारे विराट सत्ता को देख सकते हो कि पूरे विश्व में इस तरीके से सिस्टम चल रहे हैं और सारी घटनाक्रम हो चुके हैं भविष्य में। तुम्हें तो सिर्फ रोल करना है, सारे अस्पताल में देखिए मारे जा चुके हैं इस तरीके से। और जो बर्बरी को दिया गया था, उसको भी दिया था कृष्ण ने दिव्य दृष्टि, उसको अलग वैरायटी का दिया। इसको तो लग रहा था कि हम मार रहे हैं और अस्पताल मार रहे हैं, लेकिन वो देखा कि कृष्ण ही मार रहा है, कृष्ण ही मर रहा है। आप समझिए, इसका मतलब है कि एक ही पिनियल ग्लैंड से तरह तरह के न्यूरो ह्यूमरल सेक्रेशंस निकाले जा रहे हैं, स्नायु दर्शन सब निकालता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो अच्छा, इसके पीछे में जो होता है क्रिएशन कहाँ से करता है, तो जो ब्रेन का हम लोग का खास करके पैराइटल लोब्स है, वो सब डार्क एरिया कहलाता है। और विष्णु ने, एक भैया ने प्रश्न किया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश को गुरुदेव ने बताया ब्रेन में। तो गायत्री महाविज्ञान का जब गायत्री हृदय में हम लोग देखते हैं, तो उसमें बताया है कि रुद्रो ललाटे सिखायाम विष्णु ब्रह्मा मूर्धनि। तो देखिए 3 के अंदर 7 उसमें आ रहे हैं हम लोग का। एक तो इसे फ्रंटल लोब से सारे थॉट प्रोसेसन मैनेजमेंट व्यवस्था की तरफ की जा रही है, और साथ ही साथ में इसका दोनों पैराइटल लोब्स का जो मिलन है, एक यहाँ पर तिकोना मिल रहा है, जिसको मूर्धनि कहा जाता है। पटना डुबडुब चलता है, न्यूली बॉर्न न्यूज का शिशु का हम देखते हैं, यहीं से सीधे जाकर हार्ट वेंट्रिकल्स की तरफ एरिया में आ रहा है। और एक देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है, तो पिनियल ग्लैंड्स का एक पतला सा दीवार कहाँ जा रहा है, जैसे दोनों पैराइटल लिया और पीछे का ऑक्सीपिटल, एक यहाँ भी 3 मुहान बन रहा है जहाँ शिखा रहता है, शिखाया विष्णु कसरार का। तो ये देखा जा सकता है कि जो ब्रेन के ऋषि लोग क्या करते हैं कि हमारे जिसे हम डार्क एरिया कहते हैं, यानी इस वाले मस्तिष्क को जो जहाँ पर उन कुछ न्यूरल्स को जगाते हैं, 10 अरब न्यूरल्स में से एकाध भी जग के फुल फॉर्म में आ जाए। एक जगह लिखा है कहीं कि भीम ने महाभारत में एक हाथी को ऐसे फेंक दिया आकाश में कि आकाश में ही आज तक है, नीचे नहीं गिरा। इसका मतलब हो सकता है कि प्रकाश के वेलोसिटी से फेंक दिया, ऊर्जा बदल गया। तो इतना बल लाया जा सकता है क्या भीतर में, तो कुछ न्यूरॉन्स का खेल है जिसमें हाई एनर्जी का बना दिया जाना। तो समझिए ऋषि लोग जो अपने न्यूरॉन्स को अधिक से अधिक जगा लेते थे, तो पूरे विश्व के हर चीज को एक जगह से कमांड कर लेते थे। विश्वामित्र नई सृष्टि ही बनाना शुरू कर दी। तो अभी के युग में इसमें रियल पर्सनालिटी ऐसा नहीं कि नहीं है, धरती कभी बांझ नहीं रही है। हो सकता है कि हम लोगों की जानकारी में ना हो, क्योंकि पूज्य गुरुदेव को उनके दादा गुरु, जिसे हम दादा गुरु कहते हैं, उनके मार्गदर्शक सत्ता ने जब हिमालय बुलाया तो 17,500 वर्ष पुराने ऋषियों के सूक्ष्म शरीरों का दर्शन कराया। वे सब उदास थे, उनके ज्ञान विज्ञान को लेने के लिए उनके रिक्वेस्ट पर वो लोग अपने कॉस्मिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी में पढ़ा रहे थे।
तो उनको छाया शरीर जिन्होंने देखा था वास्तव के रूप में किए, तो उनको इस ज्ञान विज्ञान की बात है, तभी भी इन ऋषियों का मास्टर सब पार्लियामेंट है जो कि कर रहा है। अब वो माध्यम बना लेता है हम वरिष्ठों को, ईश्वर के माध्यम बनाता है। जैसे अपनी पात्रता का विकास होगा तो सामान्य आदमी क्या करता है, चमत्कार नहीं दिखा सकता। जहां भी कोई चमत्कार कर रहा है इसका मतलब है कि ईश्वर उसके माध्यम से काम ले रहा है, तो वो फिर जाकर काम लेकर के चला जाता है। वो अस्थिर नहीं रहता उसके बाद में बनी के, वो आते जाते रहते निकल जाएगा। आदमी सामान्य की तरह करेगा, जहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ बात आ गई सडन, तो समझिए कोई और हैंडल इसके ब्रेन का कर लिया। तो इस तरीके से अनेकों सिस्टम्स काम करते हैं, जहाँ पे तो कुछ ऋषि ऐसे हुए हैं कि जब चाहिए तब वर्तमान को, जैसे मार्कंडेय ऋषि हो गए थे, पिपला ऋषि को भी त्रिकालदर्शी कहा जाता था, पूरी गुरुदेव भी त्रिकालदर्शी। एक बार क्लास में हम लोग को बोले कि तुम लोग को नहीं मालूम है तुम लोग कौन ऋषि मुनि यहाँ पर आ गए, अपना नाम पता इसी तरीके से अमुक नाम पांडे तिवारी और अमुक सिंह महतो बोल रहा, लेकिन हम जानते हैं कौन कणाद ऋषि क्या है। और अभी हेटुनाइज कर दिया गया है महाकाल अपने काम लेने के लिए। अभी जानकारी दे दी जाएगी तो सब लोग भाग हिमालय में तप करने लगे। तो ये क्या करता है, इसका मतलब कि इस बड़ी सिस्टम पर एक समष्टि चेतना का भी कमांड है जो अपने ढंग से हैंडल कर लेती है, और हम अपने ढंग की दृष्टि चेतना से खुद भी क्रियमान जीवन जी सकते हैं। तो ये सारे सिस्टम्स हैं, और अपना है कि जैसे हम लोग क्लीन करते जाएंगे तो कुछ अतीन्द्रिय क्षमता का विकास होते जाएगा। हमारे जीवन में भी काफी कुछ अतीन्द्रिय क्षमताओं की अनुभूतियां हुई है। तो तब हुई है जबकि हमने देखा कि इस पर कब कब होती है, तो तब तक जब समग्र समर्पण होता है समष्टि चेतना के प्रति, तो वो बात आती है। तो इसमें तीन शब्दों का प्रयोग किया है। हालांकि ये बड़ी सिस्टम माइंड नहीं है, माइंड तो इसका इस्तेमाल करता है। जैसे आनंदमय कोश है रेटिकुलर यहाँ पर एक्टिवेटिंग सिस्टम, तो थैलेमल कॉर्टिकल न्यूक्लियाई की बॉन्डिंग, उसमें कहा है कि वो विजन और न्यूट्रिनो के पार्टिकल्स का आपस में ये मिलन हो रहा है। इन शब्दों का प्रयोग किया है गुरुदेव ने अपने वांग्मय 13 में। एक और भी कहा कि जब हम मेडिटेशन के क्रम में आते हैं तो हम लोग का जो ये होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है जो, और थैलेमो कॉर्टिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम इसी काम करने लगता है। एक और बात है ऊपरी वाला जो दोनों एक और नाम लिखे इसमें, इस सब कॉर्टिकल रिदम जनरेटिंग सिस्टम है। तीनों जब एक सिस्टम से काम करते रहता है तो उस समय हमारा सुपर चेतन और ये फ्रंटल ये सब एक सीध में काम करने लगते हैं, तो वो डेवलप्ड अवस्था होती है। एक और भी बात आई थी गामा रेडिएशन में हम क्या करते हैं थैलेमस के रहकर, तो गमा के बारे में बताया है, जिससे कि साध्या शांति देवा जो वेद में साध्या शब्द है वो गमा रेडिएशन से काम करने वाली चेतना है। तो बहुत ही फास्ट काम करना हो, जो फ्रंटल लोब होता है हम लोग का, तो अल्फा और बीटा, और इससे हाई फ्रीक्वेंसी वाला फ्रंटल लोब से निकलते हैं, बाकी दोनों थीटा डेल्टा पिछले लोब से निकलते हैं। इसकी भी जानकारी दिया है वांग्मय उन्होंने 20 में व्यक्तित्व विकास से कुछ स्तरीय साधना में मेडिटेशन के साइंस को वैज्ञानिक उसमें तरीका बताया है, और काफी गहन इस पर जानकारी दिया है उन्होंने इसकी वैज्ञानिकता को। तो ये किया गया है कि जिससे मान बहुत फास्ट काम है, तो उसमें जैसे हे अर्जुन युद्ध भी कर हमें स्मरण भी कर। अब समझिए उसमें कॉन्सेंट्रेटेड माइंड में रहकर जोगस्थ होकर के कितनी तेजी से तीर पर तीर आते थे। पितामह ने एक बार कहा कि अर्जुन का तीर कब निकलता है कब पहुंच जाता है हम देख तक नहीं पाते हैं। वो समझिए कि गमा स्टेट में से काम हो सकते हैं। तो हम निर्भर करता है कि अपने आप को कृष्ण के साथ कितना अधिक जोड़ा गया, अपने आप को कितना शांत, और हमारी चेतना दिन भर के ही रूटीन में इधर उधर बाइफरकेटेड रहती है, इसलिए हम रेजोनेंस नहीं अपना पाते। नहीं तो जैसे से कंसंट्रेशन बनते जाएगा, वेद मंत्र आप अध्ययन करेंगे वो मंत्र अपने आप रहस्य खोलने लगते हैं, उसके अपने कारण अर्थ में भी आने लगता है। सूक्ष्म तरंगे अन्य लोगों से आने वाली, आपको लगेगा कि कोई उनको अचानक कोई गाइड कर रहा है, कहने के इसलिए कोई विचार मिल रहा है, और वो खुद आदमी पकड़ते रहता है। हम लोग उसको उतना नहीं फील कर पाते। तो ये लेकिन ऐसे ऋषियों की कमी नहीं है, पूरी गुरुदेव के जीवन का हम लोग उदाहरण में किसी भी एंगल से दे सकते हैं। जी धन्यवाद। शांति पाठ कर लिया जा सकता है, कल मिलते हैं। जी बाबू जी, तो आज की कक्षा ठीक है, तो चलिए आप शांति पाठ बोलें। जी बाबू जी प्लीज। ओ
शांति 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 समाप्त।